डियर स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि जल प्रबंधन हेतु सरकारी कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो सबसे पहले वाटर मैनेजमेंट के लिए जो सबसे पहली जो नीति आई थी वो नीति थी 1987 की नेशनल वाटर पॉलिसी, या जिसको राष्ट्रीय जल नीति बोला गया। ये जो नीति थी इसमें सबसे पहले जो था कि मतलब जो जल है उसका न्यायोचित दोहन करने के लिए उसमें विचार किया गया। न्यायोचित दोहन एवं समान वितरण के लिए, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं कि वाटर का एलोकेशन सब जगह समान होना चाहिए, इस पर ध्यान दिया गया। और भी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। इसके अलावा इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और प्लानिंग बनाए गए। इसमें ये स्वीकार किया गया कि वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन रिसोर्स है, एक नेचुरल रिसोर्स है। ग्राउंड वाटर के डेवलपमेंट पे इसमें बल दिया गया। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर के डेवलपमेंट पे, सिंचाई जो इरिगेशन है उस पर, जो सिंचाई के लिए पानी यूज़ होता है, मतलब सब चीज़ों पर इस पर एक तरह से ध्यान दिया गया। ये जो नीति थी इसका फिर 2002 में और 2012 में इसका क्या किया गया, संशोधन किया गया। इसी के अंतर्गत गंगा कार्य योजना जो थी, मतलब जब एक नीति बनती है तो उसके बाद फिर लोगों का ध्यान फिर जाता है। इस मतलब अगर मैं बोलूँ कि जो गंगा कार्य योजना है वो स्टार्ट तो पहले हो गई थी, लेकिन इसका जो डेवलपमेंट होता है इन नीतियों के अंतर्गत, एक अम्ब्रेला टर्म के अंतर्गत, मतलब ये सारी नीतियाँ, क्योंकि ये जल को लेकर है तो इन सारी नीतियों को उसके अंडर में हम डाल सकते हैं एक तरह से। तो गंगा कार्य योजना है, वो जो है वो स्टार्ट 1985 में हुई थी। और इस योजना में क्या किया गया था कि जो नदी के, इसको हम गंगा एक्शन प्लान भी कहते हैं, इसमें क्या किया गया था कि नदी में जो प्रदूषण है गंगा नदी में उसको कम करने के लिए बहुत सारे कार्यों का शुभारंभ किया गया था। और इसमें ये कार्यक्रम जो था इसमें बहुत ही धूमधाम से शुरू किया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम से बहुत ज़्यादा जो है वो गंगा की जो पोल्यूशन में है वो कमी नहीं आई। वो ये कार्यक्रम मतलब ज़्यादातर अगर मैं बोलूँ तो विफल रहा। लेकिन उसके बाद 2016 में नमामि गंगे जो कार्यक्रम था वो शुरू किया गया, जिसमें गंगा के को 3 चरण में साफ करने का एक तरह से प्लान बनाया गया। इसके अलावा यमुना कार्य योजना भी है, जिसको हम यमुना एक्शन प्लान भी कहते हैं। ये 1993 में शुरू किया गया था। 1993 में शुरू किया गया था, जिसमें ये पाया गया कि जो यमुना है वो सबसे प्रदूषित नदी पाई गई 1993 में। तो यमुना को भी साफ करने के लिए या उसके प्रदूषण को दूर करने के लिए एक औपचारिक कार्यक्रम शुरू किया गया यमुना एक्शन प्लान में। इसके 2 चरण पूरे हो चुके हैं अब तक। 2013 में इसका जो 2013 में इसका तृतीय चरण शुरू हुआ था, जो 2015 में बंद होना था, यानी ख़त्म होना था, लेकिन अभी तक वो शायद पूरा नहीं हो पाया है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्य योजना भी शुरू की गई थी 1995 में, जिसको हम बोलेंगे कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। ये योजना भी शुरू की गई थी 1995 में। इसमें क्या किया गया था कि देश की जितनी भी नदियां हैं, मतलब इसमें कोशिश की गई थी कि जो 34 हमारे जो राज्य हैं, 34 राज्यों की 16 नदियों को साफ करने की कोशिश की गई थी। उनको, उनका जो प्रदूषण है उनको दूर करना, उनके देख रेख की तरफ ध्यान देने की कोशिश की गई थी। इसमें मतलब गंगा के अलावा, गंगा और यमुना के जिसे हम कहते हैं, उसके अलावा बाकी नदियों पर भी इसमें ध्यान दिया गया था। फिर राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना भी शुरू की गई थी। इसमें राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना जो है, इसको भी वही है कि नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान जो बोला जाता है। इसमें क्या किया गया था, इसमें 14 राज्यों की 58 झीलों को की सफाई की तरफ ध्यान दिया गया। जैसे कि इसमें भीष्मा झील है कर्नाटक की, या अगर मैं बोलूँ कि महाराष्ट्र की महालक्ष्मी झील है, राजस्थान की पुष्कर झील है, डल झील है, बिंदु सागर झील है जो उड़ीसा में है। तो इसमें बहुत सारी झीलों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो सरकार की तरफ से बहुत सारी जल नीतियाँ बनाई गई हैं, जिसके अंडर में बहुत सारी कार्य योजना चल रही है। इसी जो राष्ट्रीय जल नीति 1987 थी, उसमें जब संशोधन किया गया तो 2002 में राष्ट्रीय जल नीति बनी, जिसको अप्रैल 2002 में इसको मतलब शुरू किया गया, यानी उसी नीति में इसका संशोधन किया गया। 2002 को स्वीकृति प्रदान की गई, राष्ट्रीय जल नीति को 2002 में स्वीकृति उसको मिली थी। इस नीति में जल संरक्षण के परंपरागत तरीकों और मांग के प्रबंधन को महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार किया गया। यानी जो जल संरक्षण के जो हमारे कन्वेंशनल जो
तरीके यूज़ होते आए हैं उनको, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट पे, साथ ही साथ इसमें पर्याप्त संस्थागत प्रबंधन के द्वारा जल के पर्यावरण पक्ष और उसकी मात्रा में गुणवत्ता के पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय जल नीति 2002 में नदी जल एवं नदी भूमि संबंधित अतिरिक्त विवादों को निपटाने तथा नदी बेसिन को संगठित करने पर भी जल दिया गया। हमें पता है कि आए दिन कावेरी को लेकर जो तमिलनाडु है, कर्नाटक में हमेशा तनाव रहता है, सतलुज नदी को भी देखिए रहता है। तो इस तरह से इसमें क्या बोला गया है कि नदी के बेसिन को बनाने पे बल दिया गया है। बेसिन हम सबको पता है कि जहाँ पर जो सहायक नदियाँ हैं वो मेन नदी में जो आकर मिलती हैं नालों में और वो एक बड़ी नदी बनाती हैं। तो इस तरह से जो होता है इसमें बेसिन को संगठन पे ध्यान दिया गया। और बहुत सारी जो इस तरह की जो योजनाएं हैं, यानी एक तरह से अगर मैं बोलूँ 1987 की जो प्लान है उसमें और एडिशन किया गया और उसको और बेहतर बनाने की कोशिश 2002 में की गई और इसको 2012 में भी इसका संशोधन किया गया है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय जल बोर्ड है। राष्ट्रीय जल बोर्ड जो है वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ कि एक प्रक्रिया है, एक बहुत ही जिसे हम कहते हैं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट बॉडी है। इसका काम क्या है? राष्ट्रीय जल बोर्ड का जो काम है वो एक ऐसी बॉडी है जो क्या करती है, जो जितनी भी जो जल नीतियाँ बनाई गई हैं उनकी प्रगति की समीक्षा करती है कि पॉलिसीज़ में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, समय समय पर इनका क्या करना, इनका एनालिसिस करना और इसकी जानकारी राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद को देना। इसके अलावा इसमें क्या, और इसका जो गठन मैं आपको बता दूं वो 1990 में किया गया था। इसमें क्या होता है कि जो वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनका एडवर्टाइजमेंट करना, उनका प्रसार करना और जो सतत विकास है, जो अगर मैं बोलूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसके लिए संसाधनों का संरक्षण करना, ये सब काम जो है वो राष्ट्रीय जल बोर्ड का काम है। इसके अलावा देखिए बहुत सारे सुझाव भी हैं अगर हम बोलें कि वाटर कंजर्वेशन को लेकर। तो देखिए प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय तक के शैक्षिक कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से अगर हम वाटर कंजर्वेशन को लोगों को पढ़ाएं, इसकी इम्पोर्टेंस को बताएं, तो बहुत ही इनिशियल स्टेज से ही अगर लोग ही पानी को इकट्ठा उसको कंजर्वेशन करना, उसका संरक्षण करना, उसको सीख जाएं तो इतनी बड़ी समस्या ही जल की ना हो। अगर घर घर में इसका जो संरक्षण किया जाए, इसके लिए विद्यालय और शिक्षा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल साबित हो सकता है। सबसे पहले देखिए विद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर समय समय पर जल के संकट जैसे ज्वलंत विषयों पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे लोग अवेयर हो सकें। विद्यालयों एवं विश्वविद्यालय के प्रत्येक वर्ष जल संकट को कम करने में सहयोग देने वाले शिक्षक व विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। शैक्षिक रेडियो के माध्यम से समय समय पर जल संकट को कम करने के सुझावों से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाना चाहिए। जल संकट के समाधान व भूजल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वर्षा जल संचयन के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जैसे अभी हमने पिछले वीडियो में जाना था। अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, जिससे क्या हो सकता है, जिससे पानी जो सॉइल इरोजन है वो भी कम होगा और जो वाटर है उसका भी संरक्षण हो, वो वेस्ट नहीं होता, वो बहता नहीं है। घरों की छतों पर भी घरों की छतों पर वर्षा जल एकत्र करने के लिए एक या दो टंकी बनाकर और उसे मजबूत जाली या फिल्टर लगाकर कपड़े से ढककर उसका संचयन किया जाता है। देखिए कितना अच्छा ये तरीका है जिससे पानी जो है वो सड़कों पे नालियों में जाके ना मिले, वेस्ट ना हो। तो हम छत पर भी पानी को किसी टंकी से उसको किसी कपड़ा लगाकर, मजबूत जाली लगाकर हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे उपाय हैं जिससे हम पानी के वेस्टेज को रोक सकते हैं। वर्षा जल को, जो रेन वाटर को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसका उपयोग हम फसलों के लिए, अपने लिए, घरेलू उपयोगों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। और ये जो अवेयरनेस है ये शुरू से ही हम क्या कर सकते हैं, हम विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको जागरूक करके हम कर सकते हैं। होपफुली आपको वाटर कंजर्वेशन की इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी और ये कैसे किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।